अच्छा, हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जिस टाइप का सम्स रहेगा उसमें टॉपिक है एक मीन, मीडियन, फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं मोड। मीन, मीडियन और मोड। मीन के अंदर आ जाएगा ए एम यानी एरिथमेटिक मीन, उसके बाद जी एम यानी ज्योमेट्रिक मीन और एच एम यानी हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये सब नाम पता भी होगा। ए एम एरिथमेटिक मीन, अगर नहीं पता होगा तो नोट कर लेना। एरिथमेटिक मीन, जी एम ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद एच एम हार्मोनिक मीन। और मीडियन का जो पार्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशियन वैल्यू। पार्टीशियन वैल्यूज़। पार्टीशियन वैल्यूज़ बोलने का मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक आ जाएगा। एक आ जाएगा तुम्हारा क्वार्टाइल्स, उसके बाद आ जाएगा डेसाइल्स, उसके बाद आ जाएगा परसेंटाइल, ठीक है। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। हो गया। मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टॉपिक आएगा। मीन, मीडियन, मोड। मीन मतलब हो जाएगा तुम्हारा एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और मीडियन को हम लोग बोलते हैं पार्टीशियन वैल्यू। और अगर बोलेगा पोजिशनल एवरेज किसको बोलते हैं, तो इसमें मीडियन और मोड दोनों आ जाएगा, ठीक है। मीडियन और मोड दोनों किस में आ जाएगा? पोजिशनल एवरेज में। पोजिशनल एवरेज की बात अगर होगा तो हम लोग उसमें मीडियन को पहला प्रेफरेंस देंगे, और अगर बाई चांस मीडियन ऑप्शन में नहीं है देन मोड को देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज मीडियन। ये हुआ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल का देना, पोजिशनल, ए एल, पोजिशनल एवरेज। टर्न करें पेज। तो पोजिशनल एवरेज के बाद अब उसके बाद हम लोग कुछ कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे सपोज ये सिंबल अगर यूज़ करेंगे, इसको पढ़ेंगे समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़े भी होंगे ये सब चीज़ 11-12 में। एक्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्स बार। एक्स बार, या इसको बोलते हैं मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा मीन ऑफ एक्स। अगर हम लोग एफ का टोटल निकालेंगे तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाउ ऑफन अ नंबर इज, मतलब एक नंबर कितनी बार दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन अ नंबर इज, एक नंबर कितनी बार आया है। जैसे कोई नंबर 3 बार आया, कोई नंबर 5 टाइम्स, कोई नंबर 6 टाइम्स आया है, तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स आया उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम लोग जो है समीशन एफ जो है ना, उसको कभी कभी कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, वो सेम चीज़ ही है।
अगर कैपिटल एन का यूज़ किए मतलब समीशन ऑफ एफ, और अगर स्मॉल एन का यूज़ किए हैं तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। कैपिटल एन को फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब जब हम लोग सम्स जब करेंगे तो कई तरह का सम आएगा। जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे लिखे क्लास, और क्लास लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए सपोज़ कि ये 10 to 20 है, उसके बाद जो है वो 20 से 30 है, उसके बाद 30 से 40 है, राइट। या हो सकता हम ऐसे लिखें, सपोज़ क्लास लिखें और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे 9 से 20, 9 to 20, फिर 20 से जो है वो कितना कर देंगे 29, उसके बाद 30 से 39 ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म्स है ना, ये देखो अलग अलग है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है वो सेम सेम है। तो जब ये नंबर सेम सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे कि जो हमारा सीरीज़ है वो कंटिन्यूअस सीरीज़ में दिया हुआ है, कंटिन्यूअस सीरीज़ है। और जब ये अलग अलग रहेगा तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, मतलब विच इज़ नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? मतलब ये वर्टिकली हम लोग ये डायमीटर वाइज में क्या देख लेंगे, यहाँ पे 20 से 20 ये सेम है, ये देखो 30 से 30 ये सेम है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो कंटिन्यूअस सीरीज़ में है, और अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ में। क्लियर? अब दोनों ही केस में अगर सपोज़ अगर हम लोग मान लो मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे, x से, मिड वैल्यू को x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टार्टिंग में देखना एक बार कि ये स्टार्ट में जो हम 10 लिखे हैं ना 10, और यहाँ पे जो 20 लिखे हैं, 10 को बोलेंगे L1 लोअर क्लास लिमिट, और 20 को बोलेंगे L2 अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। तो मिड वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये दोनों में होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 प्लस 20 अगर ऐड करेंगे, ये वाला 10 और 20 तो 30 हुआ, 30 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। वैसे 20 प्लस 30 कितना होगा 50, 50 बाई 2 करेंगे तो 25। हम लोग को देखो एक कंडीशन क्या मिल गया, एक 15 है तो अगला 25, मतलब कितना का गैप है 10 का गैप है, तो 25 में 10 बढ़ा दो कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। क्लियर? तो वैसे 9 से 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 29, 9, हाँ 9 से 19 होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा ये एक बात और, ये जैसे कि 9 से 19 ये लिख दिए हो, बट एक चीज़ और भी तुम देखोगे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 9 से 19 के जगह पे ना सपोज 9 से 19 नहीं लिख के 9 से 20 भी लिख सकता हो लोग, कुछ सेम रहेगा कुछ अलग रहेगा, अलग देखते ही हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज, है ना। 9 से 20 का लिख भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैच किया नेक्स्ट में मैच नहीं किया, नेक्स्ट में देखा 29 से 30 हो गया, मतलब एक दो भी अगर अलग मिल गया तो वो डिसकंटिन्यूअस में उसका काउंटिंग हो जाएगा। क्लियर? तो 9 से ये वाला 19 भी हो सकता था और 9 से 20 भी हो सकता था। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे 9 से 19 को ऐड करने से कितना आएगा 28 आएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, नहीं 14 आया क्या 14, तो ये 14 आया, ऐसे करके सब में क्या करेंगे ऐड बाई 2 करके निकालेंगे।
तो सब नंबर्स ये अलग अलग भी हो सकता है, जैसे ये अलग अलग लिखे हम, और सब सेम भी हो सकता है। क्लियर? डिसकंटिन्यूस मतलब क्या हुआ कि ये वाला चीज़ अलग जैसे ही हम देखेंगे हम लोग बोलेंगे वो डिसकंटिन्यूअस सीरीज में है। क्लियर? तो क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है या डिसकंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है, ये पहले चेक करेंगे। अब इसमें भी कई तरह का चीज़ है कि जैसे सपोज इफ वी आर फाइंडिंग मीन, अगर हम लोग मीन निकाल रहे हैं, मीन को दूसरे वे में हम लोग एरिथमेटिक मीन एएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज फाइंड मिड वैल्यू, हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू निकालेंगे, मतलब L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। और in case of median, mode या फिर क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल्स, ये कुछ भी हो, if the series is डिसकंटिन्यूअस, अगर सीरीज हमारा डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर, वी ऑलवेज फाइंड क्लास बाउंड्री, हमेशा हम क्या निकालेंगे? क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे? जो लोअर क्लास लिमिट है ना, जो लोअर क्लास लिमिट, उसमें हम करेंगे -0.5, और जो अपर क्लास लिमिट रहेगा उसमें करेंगे +0.5। लोअर क्लास लिमिट में -0.5, अपर क्लास लिमिट में 0.5, मतलब 0.5। क्लियर? ये सब में अगर सीरीज तुम्हारा दिया हुआ है डिसकंटिन्यूअस में, अगर डिसकंटिन्यूअस है देन, लेकिन मीन में कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस, हम लोग को मिड वैल्यू चाहिए, वहाँ पे हमको 0.5 लेस 0.5 ऐड का कोई काम नहीं है। मतलब वी नेवर फाइंड क्लास बाउंड्री इन केस ऑफ मीन, मीन में कभी भी हम लोग क्लास बाउंड्री नहीं निकालेंगे, कुछ भी हो। जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे लिखे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, और हम यहाँ पे मीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मीन के अलावा बाकी सबका बात कर रहे हैं, मतलब मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब नाम सुन के याद रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो कॉलम निकालते हैं उस कॉलम का नाम है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री का तरीका है, पहले 0 में 0.5 लेस करेंगे, इट विल बी 0.5, फिर उसके बाद 9 में ऐड करो 9.5, अब यही 9.5 को यहाँ उतारेंगे, और यहाँ कितना लिखा 19, तो लिख दो 19.5, फिर ये 19.5 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना लिखा हो 29, ये लगा 29.5। समझ में आया क्या करें? इसी को बोलते हैं क्लास बाउंड्री। ये काम मीन में कभी नहीं करते हैं, वी नेवर फाइंड क्लास बाउंड्री इन केस ऑफ मीन, लिख देते हैं। वी नेवर फाइंड क्लास बाउंड्री इन मीन। बहुत लोग गलती से मीन में भी क्लास बाउंड्री निकाल देता है, बट वो नहीं करना है, याद रखना है, क्योंकि देखो जो चीज़ क्वेश्चन के साथ हम बोल रहे हैं ना कि इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, क्लास बाउंड्री में ये काम करते हैं, किस में क्लास बाउंड्री निकालते हैं, ये पता 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ये बन जाता है, समझे? जैसे वी रिक्वायर मिड वैल्यू इन द फॉलोइंग, ऑप्शन ए दे दिया मीन, ऑप्शन बी मीडियन, मोड, एक नन ऑफ दीज। तो
मिड वैल्यू किस में निकालते हैं? मीन में निकालते हैं, मीन में टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। और क्लास बाउंड्री हम लोग नहीं निकालते किस में? मीन में। मीन में क्लास बाउंड्री का कोई भी काम नहीं। थ्योरेटिकल चीज बहुत ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से ही वो चीज क्लियर हो जाएगा। हम लोग चैप्टर जो 1 में दिया हुआ डायग्राम वाला जो चैप्टर्स है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उससे स्टार्ट नहीं किया है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल चैप्टर्स के, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने के बाद में जब वो करेंगे ना तो वो ऐसे ही 10-15 मिनट में ही हो जाएगा फटाफट। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, लिखोगे अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। बहुत सा फॉर्मूला आएगा इसमें, एकदम घबराना नहीं है, लेकिन लिखना है सब फॉर्मूला। फॉर्मूला सब एक से एक फॉर्मूला है सब। अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सिंपल मीन। सिंपल मीन। सिंपल मीन। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से, तो सिंपल मीन जो है वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्स बाई स्मॉल एन, दैट इज सम ऑफ एक्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या हो जाएगा? वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। स्मॉल एन को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कितना नंबर दिया, 5 नंबर दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। बट कैपिटल एन अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। सिंपल मीन के बाद दूसरा आ गया है वेटेड मीन, मतलब जिस मीन में वेट गिवन है, वेटेड मीन। वेटेड मीन जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बाई कैपिटल एन। यहाँ पर हमारा जो कैपिटल एन है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल एन वी कैन ऑल्सो राइट समेशन ऑफ एफ। हम लोग समेशन ऑफ एफ भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब ये वेटेड मीन जो है ना, इसको एक तरह से हम लोग ये भी बोलते हैं मीन बाई डायरेक्ट मेथड। मीन बाई डायरेक्ट मेथड, मतलब मीन निकालने का ये डायरेक्ट मेथड है, मीन बाई डायरेक्ट मेथड। क्लियर? अब वेटेड मीन के बाद हम लोग आ जाते हैं मीन बाई शॉर्टकट मेथड, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ मीन बाई शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसको क्या पढ़ेंगे? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। मीन इज इक्वल डी इक्वल टू क्या हो गया? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एक होता है डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, और एक होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर पूछेगा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इज, तो ऑप्शन दिया जाएगा मे बी 0, मे नॉट बी 0, ऐसा दिया जाएगा। उसमें से ऑप्शन टिक करना हमको, कैसे करेंगे बता देंगे। और अगर बोलेगा डेविएशन ऑफ मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन अगर बोलेगा, मतलब डेविएशन जो वो मीन से निकालना है, तो डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन या मीन इज ऑलवेज 0 होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर यही डेविएशन की जगह हम d इज इक्वल टू लिखते x माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब क्या हुआ? ये वाला चीज। तो अगर d इज इक्वल टू हम लिखते x माइनस एक्स बार, तो ये क्या होता? ऑलवेज 0, ये होता ऑलवेज 0। तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, कि डेविएशन फ्रॉम मीन इज, आंसर होगा ऑलवेज 0। डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन का ही दूसरा नाम अरिथमेटिक मीन है, और मीन को ही हम लोग बोल रहे हैं एवरेज। तो मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ये तीनों का तीनों चीज एक ही चीज है।
क्लियर? तो डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। जो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो नंबर अगर बैलेंस है तो मान लो नीचे जीरो लिखे और जीरो के ऊपर जितना माइनस में टर्म लिखे हम उतना ही टर्म अगर जीरो के नीचे प्लस में है तो ऑब्वियसली टोटल जीरो आएगा। लेकिन जीरो के ऊपर मान लो 3 टर्म है और जीरो के नीचे 4 टर्म आ गया, या उल्टा जीरो में 4 टर्म्स है और जीरो के नीचे जो वो 3 टर्म है, तब वो जीरो नहीं आएगा। क्लियर? तो वो पॉजिटिव कभी होगा आंसर, कभी नेगेटिव होगा। मतलब डेविएशन फ्रॉम जो एज्यूम्ड मीन है वो मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, तीनों हो सकता है। जीरो भी हो सकता है बैलेंस रहेगा तो, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेविएशन फ्रॉम जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑलवेज जीरो, मतलब ये वाला पार्ट ये हमेशा जीरो होगा। क्लियर? नोट कर लिया यहां तक? तो ये मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब लिखते हैं मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन बाय, अच्छा नंबर कौन सा ये वाला है? 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ये सब तुम लोग क्लास 10 वगैरह में थोड़ा बहुत किए होते। 10 तो ऑनलाइन हुआ था क्या तुम लोग का? नहीं ना, ऑफलाइन हुआ था। तो मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। अब यहां पर जो डी डैश है वो डी डैश का मतलब हो जाएगा एक्स बाई आई, ठीक है, एक्स बाई आई। इसको x बाई आई को लिख दो x माइनस ए बाई आई। और प्रीवियस में तुम देखो x माइनस ए को ध्यान देना, x माइनस ए का मतलब हम क्या लिखे हैं? d लिखे है ना। तो हम लोग x माइनस ए की जगह d भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? d बाई आई। तो d डैश का मतलब सिंपली क्या हुआ? d बाई आई या फिर x माइनस ए बाई आई। वॉट इज i? i इज द क्लास विथ। i इज द क्लास विथ, आई को बोलते हैं क्लास विथ, राइट। अब ये क्लास विथ क्या होता है? क्लास विथ क्या होता है? जैसे सपोज मान लो हम यहां पे लिखे 10 to 20, अगला लिखे 20 to 30, 30 to 40। तो देखो यहां पे 10 है, अगला है 20, 10 का गैप, नेक्स्ट में भी कितना है? 30, 10 का गैप, सब में गैप सेम चलता आ रहा है। इसी को कहते हैं क्लास विथ, ठीक है। क्लास विथ मतलब उसमें डिफरेंसेस कितने का है। अच्छा, ये डिफरेंसेस की भी बात हम बताए थे कि डिफरेंसेस कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि ऑलवेज सेम होगा, वो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे जेवियर्स की एक बुक में ऐसा दे दिया सम, एक ही सम ऐसा है। तो हम पहले करवाए थे, तो हम जितने भी बुक में देखे थे तो देखिए ऐसा तो जेवियर्स में आता, जेवियर्स का स्टूडेंट है नहीं तो नॉर्मली बता दिए, ठीक है। क्लास में सम दिया गया और उसमें इसी टाइप का सम दे दिया तो एकदम झगड़ा कर लिया वहाँ पर कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, सर मेरे बताएं ऐसा ही होता है। फिर आके हमको बोले नहीं ऐसा होता है सम, डिफरेंसेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में क्लास विथ क्या होगा। तो हम लोग ऐसे, अच्छा ऐसे भी देखेंगे तो देखो वही मिलेगा, 10 से 20, 20 से 30, 40, तो 10 का ही गैप है। कंफ्यूजन कहाँ को हो जाता है? जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे लिखे 90 से 99 और यहाँ पे लिखे हम 100 से 109, अगला में लिखे हम, तो अगला में क्या लिखे देखो ना 110 to 119। तो ये है क्या? डिसकंटिन्यूअस सीरीज में है। अब अगर बोले इसमें गैप कितने का है तो लोग बोलेगा 90 से 99, 100 से 109, ये तो गैप 9 का लग रहा है, तो उसको बोल देगा गैप 9 का है। 9 का गैप नहीं है, ये 90 से 99 है, मतलब 90 भी इंक्लूड है उसमें, राइट। और ये वाला में क्या था? 10 से जब हम 20 लिखें तो 10 से 20 में 20 इंक्लूड नहीं था, 20 यहां इंक्लूड हुआ है ना।
और यहाँ क्या हुआ, 90 से 99 क्या हुआ, 90 इंक्लूड हुआ और 99 भी इंक्लूड हुआ। अगला कितना स्टार्ट हो रहा है, 100 से, तो यहाँ भी गैप कितने का हो गया, 10 का गैप। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबसे अच्छा क्या बताए हम, लंबाई में ऐसे देख लेंगे 90, 100, 110 है ना। या इधर देखो 99, 109, 100 कितना का है, 10 का गैप, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब वर्टिकली हम देख लेंगे। क्लियर। अच्छा, मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, थोड़ा सा एक बार हल्का सा बैक में चले जाए। पहला क्या लिखा है हम, सिंपल मीन। सिंपल मीन मतलब समेशन ऑफ एक्स बाई नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा क्या लिखा है, वेटेड मीन। वेटेड मीन मतलब समेशन ऑफ एक्स बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं मीन बाई डायरेक्ट मेथड। कभी कभी फाउंडेशन में ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला ही पूछ दिया, ये फॉर्मूला किसका या किस मेथड का, मीन का कौन सा मेथड है। ठीक है। अगर बोलेगा मीन बाई शॉर्टकट मेथड तो हम लोग a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन वेयर d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड व्हाट इज a इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। ये लिख लेना, एज्यूम्ड मीन। a का मतलब क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन, मतलब मीन को हम एज्यूम किए हैं। और ये x बार जो यहां पे लिखे हम, x बार, ये क्या है, ये एग्जैक्टली मीन निकला है। मतलब मीन को निकालेंगे अगर हम डायरेक्टली तो कैसे निकालेंगे, जनरली सिंपल वे में क्या बोले, सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे बाय नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज निकल गया, वही एवरेज को ही तो मीन कह रहा है तब से। तो ये इतना जितना कुछ भी बात किए वो सिर्फ हम मीन के ऊपर बात किए। अब हम लोग, अच्छा इसमें एक और भी क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड था। तो ओवरऑल मीन निकालने का एक क्या हो गया, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का दूसरा क्या आ गया तुम्हारा, मीन बाई डायरेक्ट मेथड। उसके बाद मीन बाई शॉर्टकट मेथड, उसके बाद मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। ये सब मीन निकालने का ही तरीका है। ठीक है, एग्जाम में कोई मेंशन नहीं रहेगा मेथड, कोई बड़ा क्वेश्चंस भी नहीं रहेगा, लेकिन ये सब मेथड के बारे में जानकारी रहेगा तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वहां हमको बहुत हेल्प होगा। जैसे पिछले में क्या बताए थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ मीन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अगर मीन को हम एज्यूम मीन से निकालेंगे तो वो मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, है ना। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन ऑफ मीन बाई अगर हम बोलेंगे फ्रॉम मीन, मतलब डेविएशन फ्रॉम ऑलवेज जीरो होगा। डेविएशन जब भी हम लोग मीन से निकालेंगे, मतलब एक्स बार से निकालेंगे, वो हमेशा जीरो होगा। ऐसा क्वेश्चन आगे चल के बुक में मिलेगा हम लोग को। तो मिड वैल्यूज, कंटिन्यूअस सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज, सब कुछ डिस्कशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लास बाउंड्री कब निकालते हैं, मीन में नहीं निकालते हैं, बाकी मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल सब में निकालते हैं। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मीडियन में। पॉइंट नंबर कौन सा होगा, 5, राइट। मीडियन, मीडियन में हो जाएगा, मीडियन में हम लोग लिखेंगे L1 प्लस फिर n बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई f इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ये मीडियन का फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई f इंटू आई। ये हो जाएगा मीडियन का फॉर्मूला। क्लियर। मीडियन का फॉर्मूला होने के बाद में सब कुछ पता है। L1 मतलब क्या हुआ, जो लोअर क्लास लिमिट है। जैसे हम 10 से 20 लिखे तो पहला वाला जितना भी लेफ्ट में वो सब L1 है, और राइट साइड में जितना दिया हुआ है वो L2 है। तो हमको L2 का इसमें एक फॉर्मूला L2 से भी होता है, वो हम लोग लिखे नहीं है। आई पता ही है, क्लास विथ हो जाएगा। और n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर। अब C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, C मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां लिख देंगे CF बोल के पूरा लिखो, CF, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज मान लो हम यहां पर लिखें 10 से 20, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ये क्लास है। इसकी जगह देखो, क्लास की जगह हाइट, वेट कुछ भी दे सकता है, या फिर सपोज किसी का मार्क्स दे सकता है, कुछ भी।
तो 10 से 20 है, अगला लिख दिए 20 से 30, फिर उसके बाद लिखे 30 से 40, फिर लिखेगा 40 से 50, 50 से 60, सपोज हम इतना लिखें। और इसके बगल में हम एक कॉलम लिखें, उसका नाम दे दिए इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी के बगल में एक कॉलम बनाए जिसका नाम लिख दिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, पूरा सम्स इसमें नहीं करेंगे अभी। फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी जैसे सपोज मान लो यहाँ पे अगर लिखे 3, यहाँ पे हम लिखे 7, यहाँ लिखे 2, यहाँ 1 और यहाँ 5, सपोज ऐसा लिखे। अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब स्टार्ट में क्या बोले, हाउ ऑफन अ नंबर इज, एक नंबर कितनी बार दिया हुआ है, मतलब 10 से लेकर के 20 तक के बीच का जो नंबर है इट इज गिवन 3 टाइम्स। हो सकता है उसमें 11, 12 ऐसा कुछ नंबर दिया जाएगा। 20 से 30 के बीच में जो नंबर है वो 7 टाइम्स दिया हुआ है। 30 से 40 के बीच में जो नंबर दिया हुआ है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, ऐसे करके सब दिया हुआ है, क्लियर। तो ये फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में एक ही लगेगा, वो है लेस देन फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम दो चीज एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक बार दो चीज एक साथ। एक का नाम हम दे रहे हैं लेस देन फ्रीक्वेंसी और एक का नाम दे रहे हैं मोर देन। मोर देन, लेस देन एंड मोर देन, थोड़ा ठीक से लिखते हैं। लेस देन एंड मोर देन। अब जो हमारा लेस देन है, लेस देन और मोर देन, उसमें क्या आ जाएगा, लेस देन एंड मोर देन में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज मान लो फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला वैल्यूज कितना दिया हुआ है 3, तो लेस देन में सबसे पहला आइटम आ जाएगा 3। 3 के बाद दूसरा क्या दिया हुआ है 7, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 10। फिर उसका अगला क्या दिया हुआ 12, ऐड कर दो 12। फिर अगला क्या दिया हुआ है 1, कितना हो जाएगा 13। फिर 5 ऐड कर दो 18। ये जो सबसे लास्ट में आया ना, दिस इज कॉल्ड एन। अभी तक जो कैपिटल एन की बात कर रहे थे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब हमको मोर देन अगर निकालना होगा ना, मोर देन, तो ये 18 को पहले फिक्स मान लो। अब इस 18 से इस 3 को पहले माइनस करोगे, मतलब सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा 18 का जो नीचे 18 आया ये ऊपर 18 चल जाएगा। अब 18 माइनस 3 का तो कितना हो जाएगा 15। 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 13 कितना होगा 5, और 18 माइनस 18 0 हुआ। हाँ नहीं किया ना, एक मिनट, पहले कितना आ जाएगा या पूरा लिखते हैं 18 माइनस 3 किया कितना हुआ पहले 15 ना, फिर 18 माइनस 10 कितना होगा, उसके बाद 12, 18 माइनस 12 6, फिर उसके बाद 18 माइनस 13 5, फिर 18 माइनस 18 0। अब जब हम लोग डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन मोर देन, तो उस डायग्राम का नाम है ओजाइव। वहाँ पे इसके बारे में और भी अच्छा से बात करेंगे कि यहाँ पर अगर 0 है तो इस साइड भी कुछ 0 जैसा आना चाहिए, वो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट बताएं कि लेस देन और मोर देन कैसे निकालते हैं हम लोग। हम लोग जब सम बनाएंगे तो हम लोग को हमेशा रिक्वायरमेंट होगा लेस देन का, हमेशा लेस देन का रिक्वायरमेंट रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए वो लोग मोर देन दे देगा, बट हम लोग क्या निकालेंगे लेस देन निकालेंगे, क्लियर। तो मीडियन के बाद अगला हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 में ना, पॉइंट नंबर 6। अब आ जाते हम लोग मोड में, ठीक है। इसमें आ गया मोड। मोड जब करेंगे तो मोड में लिखेंगे L1 प्लस
एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई। ये हो जाएगा मोड का फॉर्मूला। ठीक है, एफ एम माइनस एफ वन बाई 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। अब देखो ये जो एफ एम हम लिखे हैं, एफ एम का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बहुत से राइटर के बुक में एफ एम की जगह उन लोग एफ ज़ीरो भी लिखता है, एक ही चीज़ है वो। उन लोग ऑर्डर में रखता है 0 1 2, हम एम रखे ताकि याद रहे एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मान लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मान लो एक नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज मान लो यहीं पे देख लेते हैं प्रीवियस वाला में, जैसे तुम देखो यहाँ पर 3 है, 7 है, 2 है, 1 है, 5, सबसे ज़्यादा कौन सा है? 7 है। तो 7 को क्या बोलेंगे कि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? अब 7 के जो ऊपर है वो क्या है? 7 के ऊपर उसको बोलेंगे F1, और 7 के नीचे क्या है? 2, F2 बोलेंगे उसको। मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि FM के जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे? F1, और जो FM के नीचे है उसको बोलेंगे F2। FM के ऊपर F1 और FM के नीचे F2। मतलब हम लोग मैक्सिमम नंबर को पहले देखेंगे, जो सबसे बड़ा है उससे ऊपर वाला को F1, उससे नीचे वाले को F2 बोलेंगे। क्लियर? ओके, ये मोड हो गया। तो मीन के बाद हम लोग जो 2 टॉपिक डिस्कशन किए हैं उसमें एक आ गया हमारा मीडियन। मीडियन मतलब L1 प्लस n/2 माइनस C/F, ये हुआ मीडियन का फॉर्मूला। और मोड का फॉर्मूला L1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई, ये हो जाएगा मोड का। तो अभी तक जो डिस्कस किए हम लोग मीन का डिफरेंट मेथड्स, देन मीडियन, उसके बाद मोड। तो मीन, मीडियन, मोड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खत्म हुआ। अब हम लोग जब टेबल में जाएंगे तो हम लोग कुछ कुछ चीज लिखे थे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब उसके फॉर्मूलाज में, उसके डिटेल्स में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7 ना। 7 में लिखिए सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, in short you can write GM, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन जब हम लोग करेंगे तो लिखेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 दे देंगे, देन xn, ये लिखेंगे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। और इसके पावर में लिखेंगे 1/n। क्या लिखेंगे? x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn होल टू द पावर 1/n। ये क्या हो जाएगा? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल मतलब व्हेन वेट्स आर नॉट गिवन, वेट दिया हुआ नहीं है कि किसका कितना वेट है। अगर इसी में वेट अगर दे देगा तो बोलेंगे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की जब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का जब बात करेंगे तब वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? x1 टू द पावर f1, f1 इज द वेट, इंटू x2 टू द पावर f2 इंटू x3 टू द पावर f3 डॉट 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 दे दिए, फिर xn होल टू दी पावर fn, और एक बड़ा सा ब्रैकेट दे करके यहाँ लिख देंगे 1/n, वेयर n का मतलब क्या बताए? फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी f1 प्लस f2, ये जितना भी आया उसका टोटल, यही तो है। तो ये हुआ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ तक एक बार फटाफट नोट कर लो। अच्छा, इसमें कुछ कुछ ना नोट बोल करके लिखना। कुछ कुछ चीज़ नोट करके,
जैसे सपोज लिखो पॉइंट नंबर 1, अगर कहीं पे हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ जी, जी मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, अगर ज्योमेट्रिक मीन में लॉग अगर आ गया सो हम लोग लिखेंगे 1 बाई स्मॉल आर इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये डायरेक्टली टिक करने देता है। मतलब लोगैरिथम ऑफ जी फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एम ऑफ लोगैरिथम। वर्ड्स में क्या लिखेंगे, लोगैरिथम ऑफ जी, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, फॉर अ सेट ऑफ observation is the AM, AM means arithmetic mean of logarithm of observation। R कुछ है नहीं, समेशन ऑफ R, मतलब R का मतलब क्या हुआ, जो टोटल नंबर है वही वाला, ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसी को आर बोले हम लोग। मीन में क्या करते हैं, सम ऑफ एक्स, सबको एक्स करते हैं, प्लस करते हैं ना, बाई क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वही आर जो वो एन का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो लॉग जी का मतलब 1 बाई आर। तो मेन हम लोग को यहाँ से जो क्लू क्या मिला कि लोगैरिथम ऑफ, अगर किसी का ज्योमेट्रिक मीन के पहले लॉग लगा हुआ है तो एग्जैक्टली क्या होता है, एरिथमेटिक मीन ऑफ लोगैरिथम होगा। लोगैरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एरिथमेटिक मीन ऑफ लोगैरिथम। रिपीट कर, लोगैरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का जो लोगैरिथम होगा वो एरिथमेटिक मीन का लोगैरिथम के इक्वल रहेगा। क्लियर? इसी का नोट का सेकेंड पॉइंट में लिखना, अगर मान लो हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक थर्ड नंबर z पकड़ ले, जीएम ऑफ z, तो इसका मतलब हो जाएगा जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। और इसी को रेशियो के टर्म में भी हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे GM of Z can also be represented in the form of ratio, that is geometric mean of X divided by geometric mean of Y। मतलब geometric mean को हम लोग प्रोडक्ट में भी डिनोट कर सकते हैं और उसको रेशियो मतलब डिवाइड में भी डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिया रहेगा, हमको सिर्फ टिक करना कि कौन सा राइट वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डिवाइड की है क्या एग्जैक्टली क्या हो गया, रेशियो की बात कर रहा है, और जो मल्टीप्लाई किसका बात कर रहा है, प्रोडक्ट का बात कर रहा है। मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट की बात होगा और डिवाइड मतलब रेशियो की बात कर रहा है। क्लियर? अब पॉइंट नंबर के हिसाब से कितना होगा, ये 9 होगा ना अगला, नंबर 9। नंबर 9 जो है, नंबर 9 में हमारा आ जाएगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन, यानी इन शॉर्ट वी कैन राइट HM, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन HM इज इक्वल टू होगा स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाई 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 डॉट डॉट 1 बाई xn। ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हो गया ये, ठीक है, हार्मोनिक मीन। इसको बुक में कभी कभी ऐसे शॉर्ट में भी प्रेजेंट किया जाता है, दोनों का मतलब सेम, n लिख दिया, नीचे जितना लिखे ना 1 बाई x1 1 बाई x2 1 बाई x3, इसको क्या करेंगे, एक समेशन डाला गया और लिख दिया 1 बाई xi, 1 बाई xi। i का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n।
तो दोनों ही तरीका सेम ही चीज को बता रहा है, दोनों ही करेक्ट है। n बाई समेशन ऑफ x, जितना भी x है सबको 1 बाई में लिख देंगे, और n बाई 1 बाई x1 1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब उसके पॉइंट नंबर 10 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 10 में आ जाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन। जैसे वेटेड GM था ना, वैसे यहाँ बोलेंगे वेटेड HM। इसमें आ जाएगा स्मॉल n रिप्लेस कर देंगे कैपिटल N से, और बाई में लिखेंगे F1 बाई x1, F2 बाई x2, ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे देंगे, लास्ट में Fn बाई xn, मतलब जो वेट है उतना बाई हो जाएगा। तो इसको भी दूसरा वे में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे सपोज HM इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f बाई xi। सेम i का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट n। क्लियर? दोनों ही इक्वल चीज को बता रहा है। हो गया? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी लिखेंगे हम लोग। HM के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे GM के ऊपर थोड़ा बात लिखे थे, वैसे हम HM के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ़ ऑल द observations taken by a variable are constants, ब्रैकेट में लिख देंगे, मान लो वो k है, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन, ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाई अ वेरिएबल, मतलब क्या हुआ, जैसे x का वैल्यू अलग अलग है, सपोज मान लो एक नंबर लिए 2 3 5 7 8, अलग अलग x का वैल्यू लिए, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो बोला इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टेकन बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट। अब सबका फ्रीक्वेंसी एक ही ले लिया, सपोज सबका फ्रीक्वेंसी ले के, नंबर से बोले सबका फ्रीक्वेंसी ले लिए 2, तो उसका जो HM है वो भी क्या 2 होगा, मतलब k होगा। ठीक है, देन द HM of the observation is also k। इस पॉइंट का मतलब समझे क्लियर? क्या बोले? नहीं, जैसे सपोज मान लो ये यहां पे हम क्या लिखे, x1 लिखे ना भाई, यहां पे क्या लिखे, x2 लिखे ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। मतलब ये नंबर्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। कितना है वो, k, तो उसका आंसर भी क्या होगा, k हो जाएगा। ये बोला, ठीक है। हो गया यहां तक? पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या होगा, 11 ना। अब हम लोग आते हैं कंबाइंड HM में। किस में आ गए, कंबाइंड HM, मतलब जब when 2 or more than 2 harmonic means are pulled together or grouped together, जब 2 या 2 से ज़्यादा हार्मोनिक मीन को एक साथ लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रुप्ड HM या कंबाइंड HM। जैसे कंबाइंड HM होता है वैसे कंबाइंड मीन भी होता है, वो हम लिखेंगे इसके बाद। तो कंबाइंड HM का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 डिवाइडेड बाई H1, मतलब पहला वाला हार्मोनिक मीन प्लस
N2 डिवाइडेड बाई दूसरा वाला हार्मोनिक मीन, N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2। क्लियर? पॉइंट नंबर 12 में आ जाए। पॉइंट नंबर 12 में जब आए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंबाइंड मीन। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा मीन को एक जगह कंबाइन कर दे तो उसको बोलेंगे कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन में क्या हो जाएगा? कंबाइंड मीन का मतलब हो जाएगा N1 इंटू X1 बार प्लस N2 इंटू X2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्लियर? यहाँ तक इसको नोट करो। अब उसके बाद लिखेंगे हम लोग नंबर 13 में रिलेशन अमंग AM, GM एंड HM। मतलब एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों में एक रिलेशन है। ठीक है? रिलेशन अमंग AM, GM एंड HM। तो AM और GM HM में क्या होगा? एक तो रिलेशन ये है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये एक रिलेशन है। ठीक है? ये साइन हम लोग कब रहेंगे? जब हम लोग कोई भी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन लिए तो। और अगर वेरिएबल्स हमारा सेम है तो ये भी होता है AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM भी हो जाएगा। क्या होगा? AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा। एक ये भी हो जाएगा AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। ये भी होता है क्योंकि ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब इक्वलिटी साइन कब अकर होगा? जब हम लोग सभी ऑब्जर्वेशन इक्वल रहेगा तब। यहां लिख दो when all observations are equal, when all observations are equal। नहीं तो कंफ्यूजन में ये ठीक देगा, लेस देन का साइन भी लोग दे देगा, या फिर इन दोनों में भी कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है। बोलेगा इफ ऑल द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। मतलब सपोज दे दिया 2 2 2, 3 नंबर दे दिया और उसका AM, उसका जो है AM बोल देगा सपोज AM है उसका 3। क्यों? क्योंकि देखो 2 लिखे, फिर 2 बोले, फिर 2 बोले, ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ? 6। 6 डिवाइडेड बाई जब हम 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो उसका जब GM निकालेंगे, ठीक है, वो भी 2 आएगा। उसका जब HM निकालेंगे तो वो भी 2 आए। देखो कैसे लेते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, अच्छा एग्जाम्पल है ये, सही टाइम पे टोके हो तुम। जैसे सपोज फाइंड द AM, GM एंड HM ऑफ 2 2 2। ये क्या बोले? व्हेन ऑल द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। सब 2 का 2 2 2 लिखा हुआ है। तो यहां होगा ये कि जब हम लोग AM निकालेंगे, भाई AM निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना नंबर है? 3 है ना, बाई 3 कितना हो जाएगा ये? 6 डिवाइड बाई 3। आंसर कितना आया? 2 आया। अब इसी का जब हम निकालेंगे GM, निकालेंगे GM मीन्स व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का तरीका क्या होता है? सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे होल टू दी पावर, कितना बार है? 3 बार ना, तो 1/3। नंबर टाइम्स कितना है? 3 टाइम्स है। 2 2 2 2 कितनी बार दिया हुआ है? 3 टाइम्स दिया हुआ है, इसलिए लिखे 1/3। तो 2 2 2 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 तो, और पावर में पहले से क्या लिखा हुआ है? 1/3। 3 3 को कैंसिल कर दीजिए, इट विल बी 2। देखो AM GM दोनों 2 आ गया। अब हम लोग इसी का आ जाते हैं HM में। क्या आ गया है? HM, दैट इज हार्मोनिक मीन में आ गए। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? पहले नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं। कितना टर्म्स है? 3 है ना,
तो पहले 3 लिख दीजिए, बाकी सबको 1/2 में लिखेंगे, तो 1/2 1/2 1/2, है ना। HM का फॉर्मूला क्या बोले, स्मॉल n डिवाइडेड बाई 1/x1 1/x2 1/x3, सबको 1, हम फॉर्मूला लिखे ना, डायरेक्टली बता देता हूँ। तो ये हो गया 3, अब 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 3, और ये 2 ऊपर चल जाएगा और बाई में 3 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। मतलब जब तीनों का तीनों नंबर सेम रहेगा तो उसका AM GM HM तीनों सेम होगा, क्लियर। और जो ग्रेटर का साइन कब होगा, व्हेन द नंबर्स वुड बी डिफरेंट। सपोज एक लिखे 2, एक लिखे हम 6, एक लिख दिए 8, तो AM का आंसर GM से बड़ा होगा और GM का आंसर HM से बड़ा होगा, क्लियर। ये पॉइंट्स पे क्वेश्चंस अक्सर देता है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बताते हैं, पॉइंट नंबर कौन सा होगा ये, 13 के बाद 14 ना, नंबर 14। अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ, सपोज AB, ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर्स अगर दिया हुआ है, सपोज अच्छा यहाँ लिखेंगे फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स, कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए याद रखना AM इंटू HM इज इक्वल टू होता है GM का स्क्वायर। AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर, AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर। 2 ऑब्जर्वेशन का हम लोग पता AM कैसे निकालते हैं, सिंपल, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, और GM जब निकालना होगा तो GM स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू बी, तो GM इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ AB। और इसी में जब हमको HM निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म इज 2, सबको 1/, में ले लो, 1/A 1/B, ये हो जाएगा हम लोग का HM। इसको दूसरा वे में क्या बोले कि अगर हम लोग यहाँ पे A और B को ले ले LCM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B प्लस A। अब ये AB उल्टा हो गया तो 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा HM के लिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा GM के लिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा AM के लिए फॉर्मूला। तो फॉर एनी 2 नंबर्स AM इज इनटू HM, मतलब प्रोडक्ट ऑफ AM एंड HM इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर होगा। 2 ऑब्जर्वेशन के लिए यहां लिख दिया साहब, फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स, यहां पे क्लियर लिखे फॉर 2 पॉजिटिव। अब 2 से ज्यादा देगा नंबर तो उसमें टिक मत कर देना, ये 2 नंबर्स अगर है तभी AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर, मोर देन 2 नंबर्स है तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, क्लियर। ये सब टिक मार्किंग में है। अब आते हैं रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन है, रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इस फॉर्मूला को एग्जाम में स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं पूछेगा वो लोग, थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते, देखो
फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। एग्जाम में कैसे पूछेगा, देखो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा हम करते हैं, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। सपोज हम यहाँ पे लिखे मीन, राइट, यहाँ पे हम लिखे मोड। अब 3 से इसको इंटू करें, कितना होगा ये 3 मीन, इसको इंटू करेंगे 3 मीडियन, राइट। अब मीन मीन को एक, अब उधर से माइनस जो 3 मीडियन है अगर वो लेफ्ट में आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3 मीडियन, राइट। और पहले से लेफ्ट में क्या है माइनस मोड, अब ये अपना हो जाएगा 3 मीन माइनस मीन, सो 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीन। एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, या फिर ऐसा करेगा वो लोग जानबूझ करके इंटेंशनली, क्या करेगा कि 3 मीडियन लिखा, राइट, अब 2 मीन को यहाँ ले लिया और इज इक्वल टू क्या कर दिया मोड, तो भी चलेगा। मतलब ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और जो फर्स्ट वन लिखे ना वो भी पूछा सकता है। 3 वे में इसको पूछता है, यही फॉर्मूला को 3 वे में पूछता है। तो अगर तुमको नंबर्स को लेके कन्फ्यूजन होगा तो जैसे हम डिराइव किए हैं मल्टीप्लाई करके एक जगह करके, वैसे निकालोगे अपना, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। इसको हम लोग एक तरह से इम्पॉर्टेंट नोट्स बोल के लिख सकते हैं। एक ओवरऑल इम्पॉर्टेंट नोट्स। पहला पॉइंट, द बेस्ट measure of central tendency, the best measure of central tendency is the AM। the best measures of central tendency क्या होता है AM, मतलब अरिथमेटिक मीन को ही हम लोग बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इसलिए बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन all observation, it is based on all observation। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी नंबर्स को हम लोग बेस करके इसका मीन निकालते हैं, इसलिए इसका बेस्ट मेजर बोला गया है। बाकी में क्या बोले, FM निकालेंगे तो ऊपर का एक लेंगे एक नीचे का लेंगे, है ना, तो सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मीन में क्या होगा, सब ऑब्जर्वेशन को जब तक नहीं लेंगे तो आंसर्स करेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इसी में लिखोगे इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मतलब सैंपल्स अगर फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा, तो आंसर्स भी चेंज होगा। इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इट इज नॉट suitable in case of open end classes, it is not suitable in case of open end classes। अब बोलोगे ओपन एंड क्लासेस क्या होता है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट समझाने के लिए। अभी हम इरेज कर देंगे ये वाला चीज़। जैसे सपोज हम मान लो यहाँ पे लिखे कि
लेस देन 10, फिर यहाँ दे दिए लेस देन 20, यहाँ लिख दिए 30, लेस देन 30, और यहाँ पे लिखेंगे हम 40 एंड अबव। तो 40 एंड अबव का मतलब क्या हुआ, लास्ट कहाँ है ये हमको पता नहीं है। तो जब ये पता नहीं है तो इस तरह का चीज़ को क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लासेस। क्या बोलेंगे, ओपन एंड क्लासेस। क्लियर। तो जब भी क्लासेस ओपन एंड क्लासेस रहेगा तो वहाँ पे मीन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन हम लोग निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मीडियन क्वार्टाइल्स ये सब जो है ना वो ऑलमोस्ट मिडिल में आता है। तो मिडिल वाला नंबर्स कंप्लीट है उससे आंसर निकल जाएगा, उसके ऊपर क्या है उसके नीचे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मीन में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हमको सब ऑब्जर्वेशन सही से पता होना चाहिए तभी मीन निकाल सकते हैं। तो मीन ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ओपन एंड क्लासेस जो है उसमें मीन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पेज टर्न करें, पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। मीडियन इज not based on all observation, not based on all the observation. Median is not based on all the observation. Median सभी observation पे इफेक्ट डिपेंड नहीं करता। मीडियन जो है वो सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए लिखे इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। क्लियर। उसी में लिखोगे इट डज नॉट अलाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल calculation. It does not allow mathematical calculation. फिर it is not much affected by sampling fluctuation. ये सब टिक मार्किंग में आएगा। फ्लक्चुएशन, इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मीडियन जो है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, लेकिन मीन में क्या लिखे, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन में क्या लिखेंगे, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट पड़ता है, मीडियन में सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू मिडिल में है, तो मिडिल में जब वैल्यू हमको मिल ही गया तो साइड में अगर इधर हम 2 नंबर बढ़ा दे, इधर हम 2 नंबर बढ़ा दे, बीच में जो है वही नंबर तो रहेगा। तो मीडियन इज नॉट मच अफेक्टेड। मच वर्ड क्यों जोड़े, बिकॉज ऐसा होगा कि इधर हम 2 नंबर बढ़ाएं, इधर हम 1 नंबर बढ़ाएं, तो मीडियन में हल्का फल्का चेंज आएगा, पूरा चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए नॉट मच अफेक्टेड। तो इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। क्लियर। इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासेस। लिखो, इट इज द मोस्ट appropriate, it is the most appropriate measure of central tendency. It is the most appropriate measure of central tendency for open end क्लासेस। तो ओपन एंड क्लासेस, अब जस्ट एग्जांपल लिए थे, तो ओपन एंड क्लासेस में मीन तो यूज नहीं कर सकते हैं बट मीडियन यूज कर सकते हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछता है। ओपन इंटरेस्ट में क्या आता है, मीडियन का इस्तेमाल होता है, मीडियन। अब पॉइंट नंबर 3, मोड के ऊपर क्या बात करते हैं। मोड इज द मोस्ट पॉपुलर measure of central tendency। सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पॉपुलर जो है वो मोड है। मोड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? it is affected by sampling fluctuation। मतलब सैंपल अगर चेंजेस हो रहा है तो इस पर इफेक्ट पड़ा। क्यों? देखो मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा है। मान लो अभी हम नंबर बोले कि 3, 7, 9, 8, तुमको लगा कि 9 सबसे बड़ा है। अब अगर हम चेंज कर दें, अगला नंबर जो ले लिया 10, 12, 15 ले लिए, तो अब वो 9 से उधर पे नंबर सब बड़ा नंबर आ गया, तो जो बड़ा नंबर है उसके आसपास का मीडियन मोड होगा उसका। इसलिए मोड पे क्या बोलेंगे, इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसमें लिखोगे इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। बस इसको खाली एक दो बार रीड कर लोगे, बस ये समझ में आ जाएगा। AM मतलब मीन is affected by change of origin or scale। AM is affected by change of origin or scale। अब ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल है क्या? अगर हम लोग सपोज, तुम देखोगे, ध्यान देना, सपोज हम एक नंबर लिखे यहाँ पे 2, 3, 5, कितना हुआ टोटल? 10 हुआ ना। एक और नंबर लेते हैं 2। अब इसका हम लोग निकाल रहे हैं मीन। क्या निकाल रहे हैं? मीन। तो इसका मीन निकालने का मतलब क्या हुआ, सबको हम ऐड किए, समेशन ऑफ x। क्लियर? सबको ऐड किए, x कितना हुआ टोटल? 12। तो इसका मीन कितना होगा? समेशन ऑफ x बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितना है? 12। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स? 4। तो आंसर कितना आया? 3 आया। अब यहां पे बोल रहा है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 2, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 2, व्हाट इज द न्यू मीन? तो ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 2 मतलब पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा? 4। 3 था, ये कितना हो जाएगा? 5। 5 कितना हो जाएगा? 7। और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो अब इसका टोटल कितना हुआ भाई? कितना हुआ टोटल? 20। तो इसका जब हम मीन निकालें सम ऑफ x बाई n, तो ये कितना आया? 20/4 यानी 5। तुम देखो आंसर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आंसर में क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आया 5, मतलब आंसर उससे कितना बढ़ गया? 2। यहाँ क्यों? क्योंकि ईच नंबर इंक्रीज्ड बाई क्या था? ईच नंबर इंक्रीजेस बाई या इंक्रीज्ड बाई 2।
तो मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई 2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। क्लियर? इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 2, तो सेम चीज याद रखना, बोल देगा फॉर सर्टेन ऑब्जर्वेशन, 5-6 ऑब्जर्वेशन दे देगा, 5, 10, 15, 20, 25, द मीन इज 7 मान लो। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 2, या बोलेगा इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 2, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन? इट विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाई 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब इंक्रीज में इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज में डिक्रीज कर देंगे। मतलब पहला वाला जो मीन दिया हुआ है, अगर वो इंक्रीज की बात करेगा तो जितना से इंक्रीज करेगा वो प्लस कर देंगे, और डिक्रीज बोलेगा तो उतना माइनस कर देंगे। मतलब हम लोग पूरा वापस से सॉल्व करने का काम नहीं है। मतलब जो लाइन आंसर दिया जाएगा वो आंसर में प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आंसर में अपना कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, ईच नंबर प्लस 2 कर दिया, 5 आ गया। अगर इसी बोलता है इफ ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 2, तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना है? 1 इज द आंसर। हम लोग पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर? अब यहीं पर हम कर रहे हैं चीज को, 2, 3, 5, 2 था ना। अब मान लो हम यहाँ पे लिखे 2, 3, 5, 2, और अभी जस्ट हम लोग इसका मीन तो निकाले हैं। इसका मीन जस्ट डायरेक्टली लिख देते हैं। मीन क्या निकाले अभी हम? 3 आया था ना, मीन 3 निकाले थे अभी हम। तो अब बोला इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाइड 3 मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 आएगा। 2, 3 जा 6, फिर 3, 3 जा 9, 5, 3 जा 15, 2, 3 जा 6। मतलब यहाँ पे क्या करें हम लोग? हर एक को मल्टीप्लाई करें 3। मतलब इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हर एक नंबर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका टोटल कितना आएगा? ऐड करके बताओ। 9, 6, 15, 15, 15, 30, 30 और 6 36, 36। तो 36 को जब नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 9 आया। तो तुम देखो ये नंबर में कितना से मल्टीप्लाई हो गया? ये 3 से ना। मतलब इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई या डिवाइड बाई बोलेगा तो आंसर विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो जो हम प्लस और माइनस का बात किए थे ना, उसी को कहते हैं ओरिजिन। और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का बात किए हैं उसको कहते हैं स्केल। ये किसी भी टॉपिक में। क्लियर? प्लस माइनस, ओरिजिन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्केल। तो इट इज अफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब अगर ओरिजिन और स्केल अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मीन भी उसका चेंज होगा। मीन, अरिथमेटिक मीन दोनों सेम चीज है। ठीक है? क्योंकि तुम आंसर्स निकालोगे तो भी उसका वही आंसर्स ही निकलेगा। बस थोड़ा सा और टाइम लेंगे, हो जाएगा 2-4 मिनट में। उसके बाद लिखोगे मीडियन इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। क्या बोले? मीडियन, कोई भी पॉइंट दे दोगे नंबर्स। मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मीडियन को बोलते हैं हम लोग पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड करता है मीडियन। और इसमें क्या लिखोगे यहां पर कि इट इज द मिडिल, लिखो इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। इट इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू इफ observations are arranged, either in ascending order or in, लिख लो विशाल, or in descending order।
मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मीडियन को हम लोग कहते हैं कि ये पोजिशनल एवरेज है। इसको मिडिल मोस्ट वैल्यू बोलते हैं कब? व्हेन द डेटा और द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हम लोग ऑर्डर में सजाना ही, मतलब मीडियन निकाल रहे हैं तो हम लोग उसको ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। जैसे सपोज 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, कहीं पे 1 लिख दिया, कहीं पे 0 लिख दिया, तो क्या करेंगे? नंबर्स को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा क्रम में सजाएंगे या फिर डिसेंडिंग बड़ा से छोटा क्रम में सजाएंगे। और जो मीडियन में आएगा, जो मिडिल में आएगा, उसी को बोलेंगे मीडियन। ये विदाउट फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ। तो मीडियन ऑफ निकाल रहे हैं, सपोज यहां ले लिए हम 17, उसके बाद 10, फिर 19, 16, 26 ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये ले लिए हम लोग। अब इसको ना हम लोग अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? पहले बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। और कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुमको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। यू कैन ऑल्सो अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हो। तो बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब छोटा से बड़ा क्रम में सजाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? 10, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 20। तो मिडिल में क्या आया? तो 17 इज द आंसर। ठीक है, तो बीच में जो नंबर आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम? मीडियन। इसलिए यहां पे एक पॉइंट क्या क्लियर किए? इट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। किस पोजीशन में है? तो पोजीशन इज व्हाट? मिडिल मोस्ट। पोजीशन क्या है? मिडिल मोस्ट। तो मिडिल में जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन। मतलब अरेंज करना मैंडेटरी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या कि द given observations are arranged either in ascending order or in descending order in the following cases. Option A mean, option 2 median, फिर लिख देगा mode, and all of these या none of these। तो ascending descending का काम मीडियन में ही है, ना मीन में है ना मोड में है, मीडियन में ही अरेंज करना पड़ता है। हाँ, बता दो आगे, उसमें आगे सब ये ले रहा एग्जाम्पल, इसी में ले रहा अभी हम। ये आ गया। अब एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मीन में तो हम अरेंज नहीं करेंगे, मोड में भी नहीं करेंगे, तो क्या खाली मीडियन में ही अरेंज करना पड़ता है? आंसर इज नो। सिर्फ मीडियन में नहीं, क्योंकि तुम देखो स्टार्ट में जहाँ पे देखो कॉपी खोल के मीडियन जहाँ पे लिखाए हैं, वहाँ पे मीडियन के पास क्या लिखा है? पार्टीशियन वैल्यू। पार्टीशियन वैल्यू में और क्या क्या आता है? क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। तो ये जितना भी आइल लिखा हुआ ना, और भी वो होता है। जैसे 8 से ऑक्टाइल, N से नोनाइल, 10 से डेसाइल, क्लियर? 5 से पेंटाइल, बट उतना नहीं पूछता है। पूछा क्या? डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब होता है 1/4, डेसाइल मतलब बाई 10, परसेंटाइल मतलब बाई 100। जैसा नाम वैसा ही नंबर्स। डेसाइल 10, परसेंटाइल परसेंट मतलब 100, क्वार्टाइल्स क्वार्टर यानी 4। ठीक है, तो हम लोग मीडियन के अलावा जो है वो किस में यूज करेंगे हम लोग? एक तो जब क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं, Q फॉर क्वार्टाइल्स, दूसरा D फॉर डेसाइल और तीसरा P फॉर परसेंटाइल। तो ये मीडियन के अलावा QDP, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, यहां पर भी नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। क्लियर? चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन से एक पूछा कि अगर नंबर से कम होता तो, वेरी गुड। इस बार नंबर तुम सेलेक्ट करो, कोई भी नंबर बोलो, बट उल्टा पल्टा ऑर्डर में बोलोगे। फाइंड द, बोलो विशाल। 10, 13, सब ऑर्डर तुम बता दिए। अच्छा ठीक है, बताओ। 15, 21,
दो चार और बोलो। 30, 86, ठीक है, ज़्यादा ले लिया हम जानबूझ के, 4 से ज़्यादा ले लिए 6। तो यहाँ पर 6 डेटा है। अब यहाँ पे भी डेटा को क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पर डेटा जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। हियर द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर ऑलरेडी अरेंज्ड, ये ऑलरेडी अरेंज है। तो जब ये अरेंज है तो हम क्यों अरेंज करें? क्लियर? अरेंज नहीं करेंगे। तो अभी डेफिनेशन में क्या बताएं कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है उसी को बोलेंगे मीडियन। तो आपका मिडिल में यहां पर 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन में दोनों को प्लस करेंगे। 15 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? 15 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, 36 ना होगा दोस्त। अच्छा, डिवाइड भी कर दिए क्या? यही तो। अब 18 कहाँ आ गया? तुम देखो 15 से 21 के बीच में ही है ना 18। ये जो 18 लिखे है वो 15 से 21 के बीच में ही तो है, इसलिए इसको बोला गया मिडिल मोस्ट वैल्यू से। तो जब 2 वैल्यू रहेगा तो दोनों का ऐड बाई 2, 1 वैल्यू रहेगा तो डायरेक्टली वही आंसर, तब बाई 2 नहीं करेंगे। पिछला वाला में डायरेक्टली वही आंसर बोल दिए हम, जो मिडिल में है वही आंसर। ये हो जाएगा मीडियन का कॉन्सेप्ट। मीडियन हम लोग डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल पे नेक्स्ट डे भी बात करेंगे। थोड़ा सा कितना टाइम हुआ एक बार देखोगे तो। फॉर, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस the sum of, for a set of observation the sum of deviation लिखना। डेविएशन के बारे में थोड़ा देर पहले बताए थे ना हम स्टार्टिंग में आज, डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस एक्स बार। तो फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन, टेकन फ्रॉम मीडियन, उसमें हम बात किए थे टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, जिसमें बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, और डेविएशन फ्रॉम मीन वाला में बताएं ऑलवेज 0 बताए थे। तो जब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन अगर बोल देगा, टेकन फ्रॉम मीडियन, तो वो ऑलवेज होगा मिनिमम। लिख लोगे ऑलवेज मिनिमम, ऑलवेज मिनिमम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम दे देगा इज मिनिमम, ऑप्शन ए मीन, मीडियन, मोड, ऐसा दे देगा। तो मीडियन वाला जो है वो होगा मिनिमम, मीडियन वाला क्या होगा? मिनिमम होगा। मीन पे हम लोग टिक नहीं करेंगे। क्वार्टाइल्स की बोली दे क्या? क्वार्टाइल्स भी बोलते हैं, इससे तो बोल ही दिया। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा भी होगा, सपोज कोई इक्वेशन के फॉर्म में दे दिएगा, सपोज इफ y इज इक्वल टू 2 प्लस 1.50 of x, 2 plus 1.50 of x, and mode of x is दे देगा सपोज 15। तो what is mode of y? If y is equal to 2.150 of x and mode of x is 15, what is mode of y? कोई भी जब भी ना मीन हो, ध्यान देना, मीन हो,
मीडियन हो या मोड हो, अगर इक्वेशन दिया हुआ है डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, जो आएगा वही उसका आंसर। मीन में मीन का आंसर, मीडियन में मीडियन का आंसर, मोड में मोड का आंसर। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू प्लस 1.50 ऑफ x, तो ये 2 प्लस 1.50 ऑफ x, x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे 15 पुट कर देंगे। तो 1.50 इंटू 15 कितना होता है बताओगे, 1.50 इंटू 15 22.5, सिर्फ मल्टीप्लाई ना, उसमें 2 ऐड कर देंगे, इट विल बी 24.5। तो ये चीज़ एप्लीकेबल है कब, मीडियन में भी एप्लीकेबल होगा, मीन में भी एप्लीकेबल होगा, और मीडियन में भी एप्लीकेबल है। सेम चीज़, मीन हो, मीडियन हो, या मीन मीडियन मोड कुछ भी हो, अगर इक्वेशन दिया हुआ तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, जब कभी पढ़ेंगे एक टॉपिक ऐसा भी आएगा जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी अलग है, तो वहां पे ऐसे लिखा गया एम डी अबाउट मीन, एम डी अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ऐसा वर्ड हो जाएगा। लेकिन जब तुम लोग डायरेक्टली मीन, कंफ्यूजन इसी जगह पे होता है, लेकिन जब कभी भी सिर्फ मीन मीडियन मोड, ऐसा सिंपल वे में बोलेगा मीन मीडियन मोड, अगर यही वर्ड यूज करेगा, एमडी एमडी नहीं, डायरेक्टली मीन मीडियन मोड, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो आएगा वो राइट। क्लियर, क्योंकि तुम जो गलत वे में जो सम को सॉल्व करोगे ना, वो भी ऑप्शन वहां दिया हुआ रहेगा, तुमको लगेगा ऑप्शन ने मैच कर दिया, राइट है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर होता है। ठीक है, बाकी एम जी एम एच एम सब कुछ हम बोल ही दिए हैं। और थोड़ा सा हल्का सा चीज़ जो है बता दे रहा है, एक सपोज तुम लोग को याद होगा, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, जैसे सपोज एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, और यहां पे हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम बोल के एक चीज। ये बनाया हम हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, मिडिल वाला। तो इसमें सपोज मान लो हम स्केल से इसको ऐसे मैच किए, और उसके बाद स्केल से इसको यहां मैच किए, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, इसी को बोलते हैं मोड। तो ये डायग्राम का नाम क्या हुआ, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन पूछता है मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। मोड को हम लोग किसे निकालेंगे, हिस्टोग्राम से निकालते हैं। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब मान लो हम वापस से एक एक्सिस ऐसे करके बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये वाला एक्स एक्सिस बनाएं। हम लोग थोड़ा देर पहले याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बात किए थे, वहां पे लेस देन मोर देन का बात किए थे, लेस देन मोर देन। ठीक है, तो सपोज मान लो ये ऐसे करके एक पॉइंट हम बना रहे इस तरीके से। ये डायग्राम देखो नीचे से ऊपर गया ना, इसको बोलेंगे लेस देन डायग्राम। देखो कैसे मिला गया, फ्री हैंड ऐसे ही मिलाया था। इसका नाम है लेस देन। ये क्या हो जाएगा, लेस देन, लेस देन। और मोर देन वाला में क्या हो जाएगा, अब ये इसको ऐसे मैच कर दिए हम, इसको बोलेंगे हम लोग मोर देन।
ये जो ब्लैक से लिखे ये हो जाएगा मोर देन, मतलब मोर देन का डायग्राम नीचे आएगा, लेस देन का डायग्राम ऊपर जाएगा, और इन दोनों के बीच से जो लाइन गया उसको बोलेंगे मीडियन। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का दो नाम है, एक इसका नाम है ओजाइव और दूसरा इसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, क्लियर। तो ये जो लेस देन और मोर देन हम बनाए ना, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या निकला, मीडियन। मतलब हमको यहां से दो कंक्लूजन मिला कि हिस्टोग्राम कैन बी डिटरमाइंड, मोड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, और मीडियन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। मीडियन को किससे निकालेंगे, ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही चीज है, और मोड को निकालेंगे हिस्टोग्राम से। तो ये दोनों चीज ग्राफ से निकाली। अब क्वेश्चन कैसे बदमाशी करेगा, बोलेगा कि अमंग मीन, मीडियन एंड मोड विच वन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, या विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, विच कैन नॉट बी हेल्प डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीन। क्योंकि मीडियन मोड दोनों में ग्राफ आया, मीन में ग्राफ नहीं आया, तो मीन को हम लोग ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं, याद रखना। मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ये नहीं पे नोट कर लोगे, मीन कैन नॉट बी वहीं पे एक लाइन लिखना नीचे, मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। मीन cannot be determined graphically, मीन को हम लोग ग्राफिकली नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यही वाला जो टॉपिक्स है इसमें और भी बहुत सा डायग्राम है, बट एग्जैक्टली ये पार्ट जो है ना, इस चैप्टर में हम मीन मीडियन का बारे में डिस्कस किए हैं, इसलिए हम ये चीज़ दी है। अदरवाइज इसका डिस्क्रिप्शन चैप्टर 1 में है, जो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, अभी वहाँ पे और भी डायग्राम आएगा। यहाँ पे मीडियन और मोड के बारे में डिस्कस किए थे, बोल के हम यहाँ पे लिख दिए हिस्टोग्राम और ये मीडियन के बारे में, ठीक है। एक लास्ट एक मिनट जस्ट लगेगा। सपोज हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, ये वाई एक्सिस हुआ और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, अब यहाँ पर सपोज एक लेस देन डायग्राम बनाए हम, ये क्या हो गया, लेस देन डायग्राम। अब लेस देन डायग्राम में ना, यहाँ पर जो है नीचे जो लिखेंगे ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा क्लास रहेगा, या क्लास बाउंड्री, क्या रहेगा, क्लास बाउंड्री, और यहाँ पे हमेशा रहेगा फ्रीक्वेंसी। ओजाइव में भी यही होगा, फ्रीक्वेंसी। अब सपोज मान लो यहाँ का कुछ नंबर लिखा हुआ 10, यहाँ लिखा हुआ 20, यहाँ लिखा हुआ 30, यहाँ 40, और मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ एक मेज़रमेंट है 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, 5, 10, 15, 20, जस्ट एजम्पशन है, डायग्राम बनाने नहीं देगा, डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मान लो इस तरीके से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें, सीधा ये लाइन जगह है, और यहाँ से जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। फिर इस तरीके से ऐसे ड्रॉ किए, यहाँ पे आ गया एक, फिर मान लो एक ड्रॉ किया ऐसे, एक यहाँ पे आ गया। इससे जो निकाल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्वार्टाइल्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स इसलिए बोले क्योंकि क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सब भी एक तरह से क्या है, पार्टीशन वैल्यू है ना, पोजीशन पे ये डिपेंड करता है। तो क्वार्टाइल्स में क्या होता है ना, याद रखोगे क्वार्टाइल्स जो है, जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा है 1 मिनट के लिए, कि क्वार्टाइल्स जो है वो 3 तरह का होता है। इसके बारे में नेक्स्ट डे और सम्स लेके बता करेंगे। जैसे क्वार्टाइल में 3 क्वार्टाइल आया,
Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, Q3 थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, 3 क्वार्टाइल आया। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या बोलेंगे? लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। Q2 को हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल ही बोलते हैं और Q3 को बोलेंगे अपर क्वार्टाइल। क्या बोलेंगे? अपर क्वार्टाइल। तो Q1 का नाम दे दिए लोअर, अपर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर Q1 को कहीं अगर अपर बोल दिए तो कैसे बोल सकते हैं भाई? सबसे पहले Q1 आता है, 1 आता है, उसके बाद 2 3 होता है, या पहले KG1 आता है उसके बाद KG2 होता है। तो KG2 को कैसे KG1 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो पहले लोअर आएगा, उसके बाद अपर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि क्वार्टाइल किसको बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता ही जिसमें हम नहीं कुछ लिखे वहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे हम Q2 का कुछ नाम नहीं दिए, Q2 को हम लोग दूसरा एक नाम देते हैं मीडियन। तो पूछता है विच क्वार्टाइल इज नोन एज मीडियन? तो सेकेंड क्वार्टाइल। इसके पीछे रीजन है, क्यों बोलते हैं ये भी रीजन है। तो जब हम डिस्पर्सन वाला पार्ट जब बताएंगे ना तो वहां पे इसका डिस्कस करेंगे हम लोग, समझे, अगले क्लास में। अभी फिलहाल इतना जान के रखो कि सेकेंड क्वार्टाइल का ही दूसरा नाम है मीडियन। क्लियर? तो यहीं तक रखते हैं।